प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि साइंस का भी गेस क्वेश्चन बताइए सर। तो उन सभी बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ साइंस का परीक्षा उपयोगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइंस के बच्चों तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला था आपका क्वेश्चन, कार्य और शक्ति का इकाई मात्रक क्या है। तो कार्य का इकाई मात्रक जूल होता है बच्चों और शक्ति का इकाई मात्रक वाट होता है। दूसरा है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तरंग का वेग v बराबर आवृत्ति को स्मॉल v और तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से सूचित करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। फिर है H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। तो H2O, तो यहाँ H2 है तो 2H प्लस O कर देंगे। यहाँ H कितना है 2, तो 2 गुने और O कितना है 1, तो 1। यहाँ पर प्लस 16, ये टोटल का मान 16 हो गया बच्चों। तो 2 गुना 1 किए 2 प्लस 16 हो जाएगा 18U। फिर 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके मौलिक कणों की संख्या 6.022 गुने 10⁻⁴ है। तो 1 मोल बराबर हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23 कण। फिर है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। तो HIV के कारण होती है। फिर 7वां है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो 78%। लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, 1 जूल को परिभाषित करें, उस राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। तो 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब एक n का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 m विस्थापित कर दे। माने कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। किसी दिए हुए माध्यम से एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर पर सेकेंड है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना करें। तो तरंग दैर्घ्य बराबर, यहाँ तरंग दैर्घ्य हो जाएगा बच्चों, तरंग दैर्घ्य बराबर वेग बटा आवृत्ति, यहाँ आवृत्ति हो जाएगा बराबर कितना है 440, वेग है आपका, वेग 440 बटा आवृत्ति कितना है 220। तो 440 बटा 220, इसको भागा लगा देंगे तो 2m आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो परमाणु की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों प्रदत्त द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुने आवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर इसको हम लोग बैठाएंगे, n बराबर छोटा m बटा m गुने NO बराबर 46 बटा 23। 46 आपका चूँकि 46 ग्राम है, m टाइप, और ये तो मात्रक है उसका 6.022 गुने 10⁻⁴। अभी जस्ट ऊपर में भी ये लोग पढ़े थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका इतना आंसर आ जाएगा। 11 है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो थॉमसन ने प्रस्तावित किया है कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतिक रूप से उदासीन होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गोला है और इसमें फंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है धनात्मक गोला है। 12 है, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो मोल का संख्या मतलब n मानेंगे उसको, बराबर 0.5 दिया हुआ है। O2 का मोलर द्रव्यमान m बराबर होगा 2 गुने 16 बराबर 32 ग्राम। द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुने मोल संख्या। तो m बराबर m बड़ा m गुने छोटा n, ये इस फार्मूला को हम लोग शॉर्टकट में रख सकते हैं। तो हो जाएगा 32 गुने
ये 32 को बड़ा M है, यहाँ ये जो बड़ा M है 32 गुने N कितना है 0.5 गुना कर देंगे 16 ग्राम आ जाएगा। फिर है आपका प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर यह उसके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। तो पहला कारण है जल में कृषि रसायनों, खादों और उर्वरकों का मिलना। दूसरा है जल में औद्योगिक रसायनों और कचरों का मिलना। तीसरा जल स्रोतों के निकट शौच करना, कूड़ा कचरा जमा करना अथवा जल स्रोतों में पशुओं का स्नान करना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी पिंड की गति ऊर्जा को परिभाषित करें। गति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो गति ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, गतिशील हवा, झरने से गिरता पानी। यहाँ आप देख सकते हैं ये फिगर। माना कि M द्रव्यमान के पिंड पर F मतलब बल कार्य करता है जिसमें पिंड में A त्वरण उत्पन्न होता है। पिंड का वेग s है, दूरी तय करने के बाद v हो जाता है। तो अब प्रारंभिक वेग बराबर क्या होगा, u बराबर कितना है 0, अंतिम वेग v, त्वरण हो गया a, दूरी हो गया s, बल है F। तो अब कार्य बराबर क्या होगा, बल गुने दूरी, या ये इसको हम लोग विस्थापन भी बोल सकते हैं। तो इसको बैठा देंगे, बल को F, दूरी को s, तो F गुने s बराबर ma गुने s, चूँकि F बराबर ma होता है। तो m गुने as, m गुने as कर दिए, मतलब m को यहाँ से अलग कर दिए, a और as को ब्रैकेट में रख दिए। तो m बराबर होता है mv2/2, चूँकि v2 बराबर o का स्क्वायर प्लस 2as होता है, इसलिए as बराबर हो जाएगा v²/2। अब यहाँ पर निकाल देंगे, यहाँ पर हाफ हो जाएगा बच्चों, इसलिए हाफ बराबर mv2, मतलब ऊपर से 1 को कॉमन ले लेंगे और नीचे है 2 और इसको इधर साइड में लगा देगा। इसको अगर हम इससे गुना करें तो फिर यही चीज़ आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। पिंड पर किया गया यही कार्य गति ऊर्जा के रूप में रहता है। 16 है, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करें। तो आवृत्ति 1 सेकेंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे v से निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक हर्ट्ज है। आवर्तकाल 2 क्रमागत संपिंडनों या 2 क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने से लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तरंग वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध। माना किसी तरंग की आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, आवर्तकाल t तथा तरंग का वेग v है। तो वेग बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, तो बराबर λ/t। तो v को वेग बराबर λ/t कर देंगे। यहाँ सबका मात्रा बता दिए क्या क्या है। लैम्डा आपका क्या है, आवर्तकाल है, और t क्या है आपका, और t है आपका आवर्तकाल, और तरंगदैर्घ्य है लैम्डा। तो v बराबर लैम्डा गुने 1/t हो जाएगा। इसको हम यहाँ 1 कॉमन ले लिए। तो यहाँ लैम्डा ध्वनि की तरंगदैर्घ्य है जो कि एक आवर्तकाल t में चली गई दूरी है। तो v बराबर लैम्डा इंटू v, चूँकि 1/t बराबर v होता है, मतलब यहाँ पर 1/t बराबर कितना मानेंगे, स्मॉल v। तो यहाँ स्मॉल v बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ इंडिकेट कर दे। तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। 17 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो वैसे तो जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे C6⁻1/2 और C6⁻1/14। समस्थानिकों के कोई 3 उपयोग लिखे। तो पेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट में समस्थानिक का उपयोग होता है, और यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। अगला है जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, ये जल चक्र है। सूरज का धूप पड़ता है यहाँ धरती पर, सतही जल पर पड़ता है, मतलब समुद्र में पड़ता है, तो इसका वाष्प बन के बादल बनता है,
और फिर बादल में धूप पड़ता है या पर्वत से टकराता है तो फिर ये वर्षा बन के नीचे गिरती है। तो ये है आपका चक्र, एक नज़र देख लीजिए। जल चक्र जलाशयों से पानी का वाष्पीकरण होता है। संघनन के बाद वर्षा होती है। जब जलाशयों में वापस जाता है, संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचा दिया जाता है, इसे जलीय चक्र कहा जाता है। जल के साथ कुछ मिट्टी के कण भी अंदर चले जाते हैं। यह भूजल के साफ पानी का हिस्सा बनते हैं। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आता है, इसे हम कूपों और नलकूपों की सहायता से सतह पर लाते हैं। स्थलीय जीव जंतु और पौधे पानी का उपयोग करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, संक्रामक और असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर करें। तो यहाँ अंतर दिया हुआ बच्चों, यहाँ है संक्रामक रोग, यहाँ असंक्रामक रोग। तो संक्रामक क्या है, तो ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा जल आदि से फैलता है, और ये जो है ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा नहीं फैलता है। बी है ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये वाहक द्वारा फैलते हैं, जबकि ये वाहक द्वारा नहीं फैलते हैं। फिर सी है मलेरिया, फ्लू, मियादी बुखार, ये सब संक्रामक रोग है। और ये है असंक्रामक मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर। तो बच्चों आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने साइंस का ये बना दिया है। यदि आपको इसका PDF चाहिए है तो आप मेरे ब्लॉगर साइट क्रोम में जाकर लिखेंगे drgp82.blogspot.com blogspot. लगाएंगे com, और आपको वहाँ ये PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।